चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री रहेगा और मिडिवल हिस्ट्री में लगभग हम 200 वन लाइनर कवर करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर सकें। सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दें, उसके पीछे की स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन है और कुछ नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मिडिवल हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, एक पहला गुलाम गुलाम दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पहला दिल्ली सल्तनत, उसके अंतर्गत गुलाम वंश और बहुत सारे वंश आएंगे, और दूसरा है मुगल वंश। तो मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी 200 वन लाइनर में हम लोग इसी दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहाँ से आया? तो मैंने बताया दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश मिलेंगे आपको, 5 वंश। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश लाइन से आपको पढ़ने हैं। इसका आपको ईयर भी याद करना है। इसका जो बाइफर्केशन है उसको आप जरूर याद कर लेंगे। जैसे ये 1206 से 90 तक चला है, फिर ये 1290 से 1320 चला है, ये 1320 से 98 चला है, और कुछ कुछ लोग इसको 1414 भी मान लेते हैं। फिर ये 1414 से 1451 तक चला है, फिर ये 1451 से 1526 तक चला है। तो ये ईयर आप याद करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां सैयद है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। लेकिन ये कुतुब मीनार अपने नाम से नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है, समझ लेना। ये एक सूफी संत थे, उनके नाम पर यह मीनार खड़ा किया, कुतुब मीनार। ठीक, फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो कुर्दुक कुर्दुक से याद कर लेना, घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। एक सीढ़ी से गिरकर, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु किसकी होती है अगर पूछा जाए? तो हुमायूं की होती है। चलो, इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर कोई प्रमुख शासक है तो वो इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, ये लाइन से शासक आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश से पहले राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की कहाँ थी? वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली लेकर आया। दिल्ली सल्तनत का नाम दिल्ली ही इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी राजधानी प्रमुख रूप से दिल्ली ही थी और दिल्ली के आसपास इनका पूरा प्रशासन रहता था, इसलिए इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश। टिक्का प्रणाली और कृषि सुधार किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रणाली भी किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने किया। चहलगानी प्रथा यानी कि 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, वो भी किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। और ये 40 गणी या चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, ये अलग अलग नाम है इसके, इसको दमन किसने किया? खत्म किसने किया? समाप्त किसने किया? तो आगे चल के बलबन नाम के एक व्यक्ति आएंगे, बलबन ने इसको समाप्त किया। इल्तुतमिश के कई बेटे बेटियां थी, उसमें से एक नाम था रजिया, जिसको बहुत चाहता था और आगे चल के गद्दी उसी को सौंपना चाहता था। दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन बनी अगर पूछा जाए महिला शासक? तो बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी कैथल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। डाकुओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बलबन, बालबन हो गया, बलबन है, बलबन बालबन एक ही नाम है, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन की नीति क्या थी? सिंहासन की प्रतिष्ठा, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये सिंहासन की प्रतिष्ठा या थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? यानी कि किंगशिप यानी कि जो राजा है, यानी कि उसके तरफ उसके द्वारा चलाए गए जो भी नीतियां हैं, उसने जो आदेश दे दिया वही सर्वे सर्वा है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो बोल दिया उसी को ही फाइनल मानना है। थ्योरी ऑफ किंगशिप ये कहता है। ठीक, राजा ने जो बात कह दी वही फाइनल। और उसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? नाजे मुल्क और जिल्ले इलाही, किंग इज शेडो ऑफ गॉड। इसका ये कहना था कि किंग इज शेडो ऑफ गॉड, यानी कि राजा जो है वो ईश्वर की परछाई है, छाया है। अगर आपने राजा की बात या हुक्म को दरकिनार किया, उसको नहीं माना, मतलब आप खुदा की बात को नहीं मान रहे हो। ये उसके सिद्धांत के अनुरूप ये बातें कही जाती थी, ठीक है। इसने एक नीति भी अपनाई, आगे मिलेगा, ब्लड एंड आयरन, खून और
लोहा, ब्लड एंड आयरन, आयरन एंड ब्लड। एक अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी आयरन एंड स्वॉर्ड, ठीक है, तलवार, ब्लड एंड स्वॉर्ड। एक का तलवार है, एक का लोहा है, ठीक। तो ब्लड एंड स्वॉर्ड है ना। अब इस नीति का मतलब ये था कि जो बात मान ले उसके साथ नरमी बरती जाए, और जो बात नहीं माने उसके साथ सख्ती बरती जाए। जितना कठोर से कठोर उसको दंड दिया जा सके, उसके खिलाफ जितना कठोर से कठोर फैसला लिया जा सके। मंगोलों से सबसे ज्यादा अधिक संघर्ष बलबन ने किया, और एक और नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स है ना, कैमूर्स, इसके अलग अलग नाम मिलेंगे, कैयूमर्स, कैमूर्स, यही है, एक ही है। तो गुलाम वंश की कुल अवधि देखा जाए तो 84 वर्ष थी। क्यों? 1206 से अगर आप 1290 काउंट करेंगे, 84 वर्ष का ही अवधि आता है। इतना में किसी कोई समस्या? जी बताइए, डाउट डायरेक्ट पूछा करिए, इसी से रिलेटेड हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास के लास्ट में लूंगा, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, 1290 से 1320, ये सबसे छोटा समय चलता है ना खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तीन प्रमुख नाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक जलालुद्दीन खिलजी मिलेगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, और उसके बाद उसका बेटा मुबारक, है ना, मुबारक खां। तो ये तीन नाम मिलेंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खां खिलजी, ठीक। तो तीन नाम प्रमुखतः मिलेंगे, और भी इसके बाद शासक आए, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे खुसरो खां करके आया, उसको गैसुद्दीन तुगलक मार देता है। तो खिलजी वंश का स्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, ना कि अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी, इसने राजधानी किसको बनाई थी? किलो खरी को राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाता है? किलो खरी को, ठीक। और सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यही जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। क्या था? दामाद था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। कहाँ हत्या की? कड़ा मानिकपुर में। कहाँ हत्या की? कड़ा मानिकपुर में। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई? सुल्तान के विस्तार और कठोर आर्थिक नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी को किसने मारा? उसके भतीजे मलिक काफूर ने, ठीक है। कभी देखो बहुत सारे नाम मिलते हैं, उसका भतीजा, कभी कुछ अलग अलग। तो मलिक काफूर जो कि उसका गुलाम भी था, हजार दिनारी जिसको बोला जाता है। कभी ये षड्यंत्र है, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज के सामने सामने आते हैं कि कभी मलिक काफूर ने जहर देकर मार दिया, कभी किसी ने, तो उस पर अपने ध्यान नहीं देना। तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किसे भेजा? मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण भारत का अभियान किसने किया? तो मलिक काफूर ने किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है, जिसमें सभी वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करके रखा था अलाउद्दीन खिलजी, ताकि महंगाई ना बढ़े। उसका ये मानना था कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो फौज है, जिस मतलब स्थायी सेना, बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बोला उसका खर्चा फिर मैं वहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि महंगाई नियंत्रित रहे, और उसी के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये सब सिस्टम लागू करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। दाग, घोड़े में दागा जाता था, निशान बनाया जाता था, और हुलिया प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। इसके अलावा नगद वेतन देना भी किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया। स्थायी सेना रखने का कंसेप्ट भी किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। चित्तौड़ पर आक्रमण किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, 1303 में। राणा रतन सिंह पर इन्होंने आक्रमण किया था, और आक्रमण का मुख्य उद्देश्य पद्मावती थी, रानी पद्मावती। रानी पद्मनी या पद्मावती की कथा किससे जुड़ी है? चित्तौड़ युद्ध से जुड़ी है। अलाउद्दीन ने भीषण अकाल से निपटने हेतु कौन सा नियंत्रण लगाया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी प्राइस कंट्रोल। और अकाल से ये कैसे संबंधित, अगर आपके मन में बात आए तो, अकाल के समय में जमाखोरी, होर्डिंग बोलते हैं जिसको, कि कोई चीज जिसकी सप्लाई कम हो जाए ना, फिर उसका दाम बढ़ना चालू हो जाता है। अगर मार्केट में अनाज की डिमांड बहुत ज्यादा है और व्यापारी जानबूझ के उसको स्टॉक में रख लें, मार्केट तक पहुंचे नहीं, तो उसकी दवाई, उसका जो मांग है, दाम है, और बढ़ जाएगा। तो ये सब ना हो इसलिए क्या, प्राइस कंट्रोल सिस्टम रख दिया। इससे ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा, बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कई बार हराया। जी बिल्कुल। खिलजी वंश का अंत किससे हुआ? खुसरो खान द्वारा हुआ। ये खुसरो खान, खुसरो या खुसरो दोनों एक ही नाम है। खुसरो खान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे जो मुबारक खिलजी, उसको मार देता है। फिर खुसरो खां को कौन मारता है? गैसुद्दीन तुगलक मारता है। तो ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, इसलिए हम लोग खुसरो खां को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है तुगलक वंश। दो वंश हम लोग कवर कर लिए, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, और मैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ही कि मैं स्पीड से रिवीजन कराऊं, ठीक। सीजीएसटी की बनाने, जी बिल्कुल,
और कोशिश करेंगे तुषार जी। चलो, तुगलक वंश का संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तू गम मत कर फन कर, ये ट्रिक मैंने बताया था, तू गम मत कर फन कर। क्या? तू गम मत कर फन कर। तू से तुगलक वंश, ग से गयासुद्दीन तुगलक, मा से मोहम्मद बिन तुगलक, फा से फिरोज शाह तुगलक, ना से नासरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ये 4 तुगलक लोग के नाम आपको याद करने हैं। इसमें संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मुख्य जो शासक है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां या जौना खां। जूना खां या जौना खां, जिसके नाम पे जौनपुर शहर है। जौनपुर बोलते ना, जौनपुर का कब्जा लेने आए हैं मिर्जापुर में, बस वही जौनपुर है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारे ऐसी कारनामे हैं जिसके वजह से उसको पागल कहा जाता था, सनकी कहा जाता था, रक्त पिपासु कहा जाता था, और यहाँ तक कि उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बोला जाता था। पागल इंटेलिजेंट था वो, मैड इंटेलिजेंट, कि वो अपने समय से आगे चल रहा था। ठीक है, तो उसके बहुत सारी योजनाएं फेल हो जाती है। उसमें से दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी ट्रांसफर करना था, वो फैसला भी उसका गलत निकल जाता है। ठीक है, क्यों करता है? ताकि वो दक्षिण भारत पर अच्छे से कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत में आता है, उत्तर भारत में कंट्रोल छूट जाता है, फिर वापस वो ऊपर चले जाता है। तुगलक द्वारा टोकन करेंसी जारी किया, तांबा और पीतल के सिक्के, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, ये भी इसकी योजना विफल हो जाती है। इसने, जैसे आज हमारे पास जो करेंसी चलती है वो टोकन करेंसी है। 500 रुपये का अगर नोट है, उसकी वैल्यू खुद 500 की नहीं है। आरबीआई ने उसको लिख दिया कि इसको भैया 500 रुपये माना जाएगा, तो 500 रुपये माना जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लागू किया, लेकिन ये विफल हो गया, क्योंकि सब अपने अपने तांबे और पीतल के सिक्के को चांदी और सोना के बदले में रिप्लेस करा लेते थे। टोकन मुद्रा क्यों फैलाई? नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, हर कोई अपने घर में वैसी तांबे पीतल के सिक्के बनाने लग गया। मोहम्मद तुगलक को क्या कहा जाता था? डीम्ड मैड बट अहेड ऑफ टाइम, प्रतिभाशाली मूर्ख। बोला ना, पागल इंटेलिजेंट था वो, मैड इंटेलिजेंट था, प्रतिभाशाली मूर्ख था वो। टोकन करेंसी जैसा सिस्टम जो आज चल रहा है, बताओ आज से 700 साल पहले कौन लागू करके गया? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके माइंड में ऐसे विचार आए, तो अपने समय से वो आगे था। ठीक है, क्योंकि देखो, लोग चिढ़ते भले हैं इसकी योजना से, लेकिन इंटेलिजेंट था। लोग आपसे नहीं चिढ़ेंगे, इस बात को गांठ बांध लेना। लोग आपसे नहीं, आपकी योग्यता से चिढ़ते हैं। अभी जितना खुश आपके फेल होने से है, उतना ही खुश दुखी कब रहेंगे? अभी जितना आप फेल हो, फेलियर हो, बहुत लोग बहुत खुश होंगे, इवन रिलेटिव्स भी। लेकिन जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उतना उससे ज़्यादा दुखी होंगे। ठीक है, तो जो जितनी ज़्यादा योग्यता रखता है, उतना ज़्यादा उसके विरोधी भी हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के भी काफ़ी विरोधी थे। एक और योजना उसने लागू की थी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया इसने। बोले वहाँ का लैंड फर्टाइल रहता है, तो ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन से वो लागू किया, वहीं अनाज कम उत्पन्न होने लग गया, वहीं अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो दोआब क्षेत्र में, जो गंगा यमुना के बीच का जो दोआब था, वहाँ पे कर वृद्धि इसने कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कृषि सुधार, दीवाने कोही करके एक विभाग भी बनाया, डिपार्टमेंट, दीवाने कोही या अमीरे कोही। ठीक है, चलो, फिरोज शाह तुगलक ने क्या शुरू किया? श्रम कर, श्रम कर को जीजिया नहीं ना, श्रम कर को कठोर बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बांध व नहरें बनाई? करीब 300। ये बहुत सारे इसके बांध और शहर थे। ठीक है, बांध और नहर थे, शहर नहीं नहर। ठीक, तो करीब 300 नहरें बनाए, और इसके बदले इसने सिंचाई कर भी लाया। नहरें बनाए, इतना पैसा खर्चा हुआ होगा, तो उसके बाद टैक्स भी तो लेगा, तो एक अलग से इरिगेशन टैक्स भी लाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने दास और बरीदी प्रथा शुरू की। दास और बरीदी दो अलग अलग प्रथा, एक दास प्रथा और एक बरीद प्रथा, या बरीदी बोलते इसको, बरीद या बरीदी प्रथा। बरीद मुमालिक करके एक डिपार्टमेंट था ना। तो दास प्रथा, दास, सबसे ज्यादा दास किसके समय में थे? पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दासों की संख्या थी। ये दास क्या थी? ये तो दास ऐसी नॉर्मल कोई गुलाम वाले या काम करने वाले दास नहीं थे। इनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता था। किस लिए? सैन्य कामों के लिए, प्रशासन संभालने के लिए, कुछ निर्माण कार्य करने के लिए। अब सोचो
कि किसी भी नॉर्मल मजदूर को लेकर आए और एक सुरंग बनाए कि भैया कल को कोई इस किले में आक्रमण कर दे तो हमारे पास एक सुरंग होनी चाहिए जो यहाँ से हमको निकाल दे। तो उसके लिए आम मजदूर को लेकर आ जाएंगे और वो सुरंग बनाएंगे, तो भाई इसकी जानकारी तो सबको हो जाएगी, फिर वो खुफिया कैसे रहे। तो ये सब काम भी किसको सौंपा जाता था? दासों को सौंपा जाता था। दास मतलब ऐसी नॉर्मल काम करने के लिए नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। बरीद ये एक प्रकार का आज के समय जैसे रॉ और आईबी डिपार्टमेंट हैं, ठीक उसी प्रकार बरीदी सिस्टम था। तो इनका काम गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करके देना था, ठीक है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं, अधिकारीगण कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, ये सब काम बरीद का था। तो ये दास और बरीदी प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने चालू की। फिरोज शाह ने कितने मदरसे स्थापित किए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 34 मदरसे पढ़ लो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिरोज शाह ने किस ग्रंथ का अनुवाद कराया? महाभारत का फारसी अनुवाद, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक, ये ना अकबर करवाया था, ये अकबर करवाया था। इस पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1414 में, लेकिन 1398 में भी जब आक्रमण होता है तैमूरलंग का, ठीक है, उस टाइम से ही इसका काल फिर इस प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो 1414 वो ऑप्शन के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद था, ठीक। फिर सैयद वंश आता है 1414 से 1451, और इसका संस्थापक कौन था? खिजर खां, खिजर खां सैयद। खिजर खां किसका गवर्नर था? तो मुल्तान का। सैयद शासक खुद को किसका वंशज बताते थे? तो हजरत मोहम्मद साहब का, उसका वंशज बताते थे। सबसे प्रसिद्ध सैयद शासक मुबारक शाह हुआ। और सैयद वंश का पतन क्यों हुआ? क्योंकि आगे इन लोगों का जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अंतिम सैयद शासक कौन? आलम शाह, जिसने सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। तो इनकी जो अवधि है ज़्यादा नहीं, 37 साल है। 1414 से 1451 अगर आप जोड़ोगे तो 37 साल ही मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है लोदी डायनेस्टी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें 3 लोदी को आपको पढ़ना है प्रमुख रूप से, एक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी ने किस राज्य को मिलाया? जौनपुर को। लोदी वंश अफगान मूल के थे, है ना, ये अफगानी शासक हुआ करते थे, याद रखना कैसे अफगानी शासक हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानी थे ये सब। ये सब मैं डिटेल में हिस्ट्री में काफी लंबा लंबा लेक्चर लिया हूं ना, एकदम वन लाइनर, कोई लूसेंट टाइप का फैक्ट भी नहीं पढ़ा है हिस्ट्री को, और ना ही यूपीएससी तर्ज का पढ़ा दिए। इन दोनों का बैलेंस मैं बनाया हुआ हूँ, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को फैक्ट्स प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन ये जो वन लाइनर वाला फॉर्मेट चल रहा है ये आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए है, ठीक। मनीष सर बता रहे थे कि काफ़ी आप लोग याद कर रहे थे, है ना, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज मनीष सर का क्लास खत्म हुआ तो मुझे क्लास देना चाहिए। तो अभी मैं रिवीजन कराऊंगा। तो सारे ये आप ही लोगों के डिमांड का है ये हिस्ट्री। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री 100 वन लाइनर कराया था मैंने, ये आप ही लोग के डिमांड पे सर की मिडिवल हिस्ट्री को भी करा दो, तो ये मिडिवल हिस्ट्री का वन लाइनर लेके आया। टोटल 500 वन लाइनर है, लेकिन आज सिर्फ 200 हो पाएगा। हाँ, कितना भी मैं बोलूँ कि नहीं एक बार बस पढ़ के खत्म कर दूंगा, लेकिन दिल्ली तमन्ना रह जाती कि एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वो 200 ही हो पाएगा, और वो भी मुश्किल लग रहा है। नहीं 200 हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट की डिमांड कर रहे थे, इन्वॉल्वमेंट, तो इन्वॉल्वमेंट को भी मैं करा दूंगा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट के भी वन लाइनर, कभी कभार वहाँ से ना भूले भट के क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, तो लिमिटेड पॉइंट्स आपको पढ़ने, वहीं से सवाल आपके बन जाएंगे। चलो, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम नुसरत शाह था। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा, 1504 में। इसका ईयर भी याद रख लेना, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने किस विद्रोहियों को शांत किया? तो हुसैन शाह शर्की, शर्की राजवंश है, आप लोग अलग से स्वतंत्र प्रांतीय राज में पढ़े होंगे इसको। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में पराजित हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 1526। किसने निपटाया इसको? बाबर ने। तो लाइन से देखो, 1526, 27, 28, 29, ये 4 युद्ध होते हैं। 1526 पानीपत का युद्ध था, 1526 पानीपत का युद्ध था, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर, सब में बाबर जीतता है। 1527 खानवा का युद्ध था, किसको हराता है? राणा सांगा को। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, किसको हराता है? मेदिनी राय को हराता है, मेदिनी राय। फिर घाघरा का युद्ध हुआ, किसको हराता है? अफगानों को हराता है, किसको?
अफगानों को हराता है। और अगर कोई एक लीडर पूछ दे तो महमूद लोदी मार देना, है ना, महमूद लोदी। इसका बदला लेते हैं, पानीपत वाले का बदला लेने के लिए कुछ अफगान सरदार इकट्ठा हुआ रहता है, लेकिन वो भी हार जाते हैं। ठीक है। इब्राहिम लोदी को किसने मारा? बाबर ने। ये लोदी वंश का अंत 1526 में होता है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इतनी बात क्लियर। तो पहला पानीपत का पहला युद्ध क्लियर हो गया। चलो, पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? सेकंड 1556 में होता है। थर्ड 1761 में होता है। ये अकबर और हेमू के बीच, और ये मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कुछ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन संबंधी टर्म्स देख लेते हैं। सर्दी कस के पकड़ा हुआ दोस्त, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश। ये तो मैं बता दिया था इक्ता प्रणाली। इक्ता क्या था? प्रशासनिक और राजस्व इकाई थी। मुगल काल में इक्तादार को क्या कहा जाता था? अमीर। ये जो इक्ता, इक्ता के हेड इक्तादार, और मुगल काल में इन्हीं को क्या बोले? अमीर बोल दिए। दीवाने वजीर, दीवान, ये सब विभाग थे। दीवाने वजीर वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज ये किसने बनाया? ये दीवाने अर्ज किसने बनाया? बलबन ने बनाया। दीवाने रियालत, रिसालत, ये पहली बार पढ़ रहा हूँ, विदेश विभाग। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग था। बरीद ए मुमालिक ये खुफिया विभाग प्रमुख था, आईबी और रॉस करके मैं बताया। शयना मंडी बाजार नियंत्रक, पैबंद प्रणाली, राजस्व सुधार पद्धति। देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही एक शहनाए मंडी था और एक सरे अदल था। ठीक है। तो चलो छोड़ो, आगे आएगा तो ही बता दूंगा। एक अनाज के लिए अलग और खाद्य वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार थे। कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। बोले सर आप तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताया था, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने वाला कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिनिश करने वाला कौन? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। एक उसमें फिफ्थ मंजिल बनाता है, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया कुतुब मीनार को बनाना, खत्म इल्तुतमिश ने किया, और पांचवा मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनाता है। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया अलाई दरवाजा। तुगलक का स्थापत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झुकी दीवारें के लिए, स्लोपिंग वॉल, ऐसा तिरछा, टेढ़ापन। फिरोज शाह तुगलक ने किस स्तंभ को दिल्ली लाया? अशोक स्तंभ को उठा के लेके आ गया था। अलाई मीनार किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे कुतुब मीनार था ना, तो अलाई मीनार बनाना चाह रहा था सबसे बड़ा, लेकिन नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाया, मर गया था। किसने हजारों दासों की सूची तैयार की थी? फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास उसके अंडर काम करते थे। लोधी उद्यान किससे जुड़ा है? लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी, दिल्ली की। जामा मस्जिद सबसे पुरानी, जो तुगलक काल की देन है, और पुरानी वाली जामा मस्जिद। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला में आपको कौन सा स्टाइल देखने को मिलेगा? इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलेगा। इन लोगों का कुछ इकोनॉमी और मार्केट वाला पॉइंट देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। कैदियों को भी वेतन देना चालू किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, काम करवाएंगे तो वेतन भी देंगे मिले। मुद्रों का टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, इस सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक सांकेतिक मुद्रा किसने चालू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया। खुम्स क्या था? खुम्स युद्ध जब होता था तो लूटते थे। कोई सैनिक कुछ गहना पहना हुआ है, उसको लूट लिए, तो लूटने के ऊपर भी टैक्स लगता था, पैसा देना पड़ता, उसको क्या बोलते थे? खुम्स। जकात मुसलमान धार्मिक कर था, मुसलमानों द्वारा दिया जाना धार्मिक कर। जजिया कर फिर से लागू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिर आगे चल के बंद कर देता है कौन? अकबर। फिर कौन चालू करता है? औरंगजेब। ठीक है। चलो।
नहीं, बागा बीच में नहीं किए थे। मैं, कौन सा बीच था, बेतल बतीम करके बीच था। तो वहाँ बहुत सारे रशियंस थे, और मैं सोचा कि वीडियो लेता हूँ। उन लोग डरते नहीं है, मतलब हम लोग तैरने से डरते हैं कि नहीं भाई खींच ले पानी। तो मैं वीडियो के लिए गया था, उन लोग को इंग्लिश नहीं आता था और मुझे रशियन नहीं आता था। तो वो बोले कि चलो चलो तैरने के लिए, इतना मुझे समझ आया। तो मुझे लगा कि उधर ही कहीं वीडियो बनाने के लिए देंगे, तो पानी में लेके चले गए। तो बहुत देर तक भाई डुबा के रखे थे, वहीं से सर्दी पकड़ा हुआ। मनीष सर का जॉब नहीं, वो आकाश सर की शायद आप बात कर रहे होंगे। जो सीएमओ का है एग्ज़ाम, जो सीएमओ की एग्ज़ाम की बात करें ना, वो पीएससी के साथ ही होगा। ठीक, आपको याद होगा एक मैं वीडियो लेकर आया था, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स थोड़े से हल्के में ले लेते हैं या बातों को नहीं मानते। जब उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा, उस वीडियो में मैंने 50-50 की बात कही थी कि, और मैंने उस समय भी सभी को बोला कि कोर्स अपने विवेक से खरीदें। अगर आप उस वीडियो को फिर से जाकर देखेंगे, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि चांसेस 50-50 है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इस उद्देश्य से अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ अलग से योग और वैसे तैयारी करता हूँ, तो उसका सिलेबस जो है वो कॉमन है, उस तैयारी में नुकसान कुछ नहीं होना है, बस कुछ एक्स्ट्रा एक्ट्स थे उनको पढ़ना होता। लेकिन अब पूरा प्री मेंस इंटरव्यू जैसा ही होगा। ठीक है निमी सिंह जी, आप जो पूछ रहे हैं, पूरा प्री मेंस इंटरव्यू वाला दिलाना पड़ेगा, तब जाके वो भी जरूरी नहीं कि आपको सीएमओ पोस्ट ही मिले। हाँ, आप प्राथमिकता देंगे तो आपको मिल सकता है, बाकी उससे उसके अलावा भी और पोस्ट है, बट अलग से अब नहीं निकलेगा, उसी में ही शामिल कर दिया गया है जितने पोस्ट निकलने थे। लेकिन जो सीएमओ कोर्स में एनरोल है उनके लिए चिंता वाली बात नहीं है, वो सारे के सारे आप ऑलरेडी जो फुल सी जी वापम प्लस सी जी पी एस सी प्री का जो कंटेंट है ना, जो सी जी पी एस सी प्री वाला, अगर आप ऐसे कोर्स परचेस करते आपको 6,000 रुपये पड़ता। लेकिन सीएमओ में आपको और कम पड़ गया, तो आप उसमें सी जी पी एस सी प्री का कोर्स का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए। सिंचाई कर शुरू किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने इतना सारा नहर बनवाया था, और नहर बनाया तो भैया उसका पानी उपयोग कोई करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, इरिगेशन टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत सारे अटैक करते रहता था, इधर उधर युद्ध होता रहता, और युद्ध में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? टैक्स लगाकर। तो टैक्स 50% तक कर दिया, उपज का 50% लगान पहली बार किसने वसूला? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उपज का 50% अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। ठीक है, चलो। कुछ देश में टैक्स सिस्टम कैसा है? टैक्स सिस्टम ऐसा है कि भैया आप जितना ज्यादा कमाते जाओगे थोड़ा सा परसेंटेज कम लेंगे। यहाँ एग्रेसिव मोड पे है, मतलब थोड़ा सा जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, इनकम लिमिट आपका ऊपर होते जाएगा, तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कम कमाओगे जीरो टैक्स, थोड़ा सा कमाए 10%, 15%, 20%, फिर बढ़ के 30% हो जाता है। ठीक, नियंत्रण कर मुकदम टैक्स ये छोड़ दो, ये नियंत्रण कर वाला। नहर प्रणाली किसने विकसित की? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सबसे पहले नहर व्यवस्था किसने चालू किया पूछा जाए, और गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन में दिया रहे, तो गयासुद्दीन तुगलक आप ऑप्शन लेंगे। ठीक है, चलो। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रानी पद्मावती, पद्मावती रानी पद्मावती की कथा किससे जुड़ी? चित्तौड़ से जुड़ी हुई। दक्षिण भारत विजय अभियान मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने कहा अभियान किया? खुरासन व कराचिल। कराचिल तिब्बत में पड़ता है, मतलब वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो खुरासन व कराचिल का अभियान जो कि असफल रह गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने फैसले लिए असफल हो गए। ठीक, कभी कभार हमारे फैसले जरूरी नहीं कि हर बार सही निकले, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं हमारी गलती हो। ठीक, कुछ गलतियां परिस्थिति की भी हो जाती है। जी भारती जी, आप हेल्पलाइन नंबर 8770123687 पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा। और किसी कोई समस्या? ऑडिटर की क्लास चल रही है कंचन रजक जी। ऑडिटर में जो अकाउंट्स वाला सेक्शन है उसको भी मैं रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ। चलिए,
कहा थे मोहम्मद तुगलक ने कहा अभियान किया खुरासान व तिब्बत में, लेकिन ये असफल हो गया। ठीक, तो कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, यू फर्स्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। ठीक, अभी आप प्राइवेट जॉब ना करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लग जाएगा तो आप जगह जगह इंटरव्यू देंगे कि मैं ये फैसला लिया, ये फैसला लिया और सही हो गया। और वही अगर आपका जॉब नहीं लगे तो यही फैसले के चलते आपको कितने ताने सुनने पड़ेंगे। ठीक, मैं गवर्नमेंट जॉब रिजाइन दे के पढ़ाना चालू किया, लोग पढ़ाना छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं। अगर मैं फेल हो जाता तो मेरा यही डिसीजन, कितना ताना सुनना पड़ता मुझे इसके वजह से। लेकिन सक्सेसफुल हो गए, फिर भी ताना सुनते हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा कम सुनते हैं। चलो, पानीपत का पहला युद्ध ने किसका अंत किया? पूरा दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया लोधी वंश के साथ साथ। फिर बाबर भैया की एंट्री होती है। बाबर भैया 1526 से 1530 तक इधर एक्टिव रहते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन? बाबर। इसकी आत्मकथा है तुजुके बाबरी। बाबर की भाषा क्या? तुर्की। किस वंश से था? तैमूर का वंश था ना, तैमूर का। बाबर इब्राहिम लोधी का युद्ध पानीपत के पहले में होता है। बाबर राणा सांगा का 1527 खंडवा। बाबर और अफगानों का नहीं है ये, थोड़ा इंटरचेंज हो गया। बाबर और मेदिनी राय है ना, मेदिनी राय कर लेना। बाबर और मेदिनी राय का युद्ध चंदेरी में होता है। और ये महमूद लोधी वाला जो है ये घाघरा का युद्ध है। पानी खाना, चंदेरी और घाघरा, महमूद लोधी, या इसमें आप ब्रैकेट में अफगान भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई, लेकिन उसकी कब्र कहाँ है? काबुल में है। मरा आगरा में, लेकिन उसका जो कब्र है काबुल में है। उसकी बीवी बोली नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ मेरे पति को रास नहीं आएगा। बोले कहाँ लेके जाऊंगी? काबुल। ये देखो, ये बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद। इसको कादी सिलाराबाद करके याद कर लेना, कादी सिलाराबाद। जैसे औरंगाबाद है वैसी कादी सिलाराबाद। और ये लाइन से तो याद हो गई बादशाह करके। ठीक है, हुमायूं की आत्मकथा है क्या? हुमायूं की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उसकी बायोग्राफी है हुमायूं नामा करके, जो कि किसकी बेटी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं पराजित हो जाता है। देखो, शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं पराजित हो जाता है। हुमायूं के टोटल 4 युद्ध आपको याद रख लेने: 1531, 1539, 1540, 1555। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, और 1555 में सरहिंद का युद्ध। 1555 में सरहिंद का युद्ध। तो ये सब के सब हुमायूं ने लड़े हैं। चौसा और कन्नौज दोनों युद्ध शेरशाह सूरी के साथ लड़ता है, दोनों में हार जाता है। 1555 में इसकी वापसी होती है, कमबैक करता है ये, और शेरशाह सूरी के बेटे को हरा देता है। ठीक है, और वापस से यहाँ भारत की सत्ता को कब्जाता है। ठीक है, हुमायूं को भागकर कहाँ जाना पड़ता है? ईरान। हुमायूं की सहायता किसने दी? नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शाह तहमास्प। हुमायूं ने पुनः सत्ता कब पाई? 1555 में सरहिंद के युद्ध से। लेकिन ये ज्यादा दिन तक इस सत्ता का सुख भोग नहीं पाया। 1556 में सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? उसकी डार्लिंग ने, हमीदा बानो बेगम। ठीक, हुमायूं का मकबरा वास्तुशैली कैसा है? तो पहला उद्यान मकबरा है, 4 बाग। ये शायद मैं दिल्ली गया था लेकिन देखा नहीं, 4 बाग।
ऐसे बाग वाग के बीच में दफना दिए होंगे, ऐसे कुछ होगा है नहीं, उद्यान मकबरा, कोई देखा होगा तो बता सकता है। अकबर 1556 से 1605, 1556 तब उस टाइम बालक था, तो उसका देख रेख कौन करता था भाई? बैरम खां। उसके बिहार पे शासन कौन संभालता था? बैरम खां। अकबर का वास्तविक राज्यारोहण कब होता है? 1561 में। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच होता है, लेकिन अकबर के बिहार पे बैरम खां लड़ते रहता है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी क्यों बसाया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, उसी के नाम से अपने बेटे का नाम रखता है सलीम। अकबर की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या? अकबर की राजभाषा फारसी। देखो इसके, अकबर का बेटा नहीं होते रहता, तो शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाता है और वो आशीर्वाद देते कि ठीक है तुम्हारा बेटा हो जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा बेटा बोलना सीखेगा उस दिन मेरा अंतिम दिन होगा, ऐसी कहानी मिलती है। तो जिस दिन वो बोलता है तो उस दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ कहानी मिलती है, लेकिन वो कहानी नहीं पूछेगा, बस नाम आया तो बता दिया। अकबर की राजभाषा फारसी थी। अकबर का राजवंशी इतिहास अकबरनामा मिल जाएगा, जिसके लेखक कौन है? अबुल फजल, जो कि इसके नवरत्न में भी शामिल थे। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन? अबुल फजल बदायूनी। अकबर की जीवनी आईने अकबरी नाम से है। अकबर ने भी एक धर्म चलाया 1582 में, दीन इलाही। क्या? दीन इलाही, जो बंद हो गया। दीन इलाही में शामिल होने वाला एकमात्र हिंदू, पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था, राजा बीरबल। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। मनसबदार प्रणाली शुरू की थी किसने? अकबर ने। ये एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी मनसबदारी, ठीक है। इसमें दो थे, एक जात और एक सवार। जार समझ लो व्यक्तिगत रैंक था किसी का, व्यक्तिगत रैंक। और सवार की उसके अंदर कितने घुड़सवार सैनिक आएंगे। अकबर की प्रसिद्ध नीति सुलह कुल, सभी धर्मों का सम्मान करना। क्यों? क्योंकि अकबर को मालूम था कि पूरे भारत पर कब्जा करना है तो सभी से लड़ा नहीं जा सकता, राजपूतों को अपने अंदर करना पड़ेगा, और इर्द गिर्द जितने भी दूसरे शासक थे सभी के साथ कुछ ना कुछ संधि करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए जरूरी था कि उसके धर्मों को, और ज्यादातर सब हिंदू थे, तो उन धर्मों का सम्मान करना था। नवरत्न में से प्रमुख कौन थे? पूरे के पूरे नवरत्न अगर आपको याद करने हैं तो बताया था, एटीएम 2 बार आएगा, फिर बीएफ, ए से अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से तुदरमल और तानसेन, एम से मानसीन और मुल्ला दो प्याजा, बी से बीरबल, एफ से फैजी और फकीर अजूजुद्दीन। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल, और उसकी भूमि व्यवस्था जप्ती व्यवस्था कहलाती है, टोडरमल व्यवस्था भी इसको बोला जाता है। और इसने एक व्यवस्था और चालू की थी, दहसाला बंदोबस्त, दहसाला व्यवस्था, दहसाला बंदोबस्त, जो कि एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम ही था, समझ लो टैक्स लेने की व्यवस्था थी। 10 साल का एवरेज निकालते थे। दहसाला कितने सबा बनाए? सबा ये शायद सुबह होगा, इस पॉइंट को छोड़ दो, सुबह होना चाहिए, छोड़ दो इस पॉइंट को। अकबर का सबसे बड़ा सैन्य अभियान गुजरात था 1572 में। अकबर ने बंगाल युद्ध किससे जीता? तुकरोई से। अकबर की मृत्यु 1605 आगरा में हो जाती है। उसके बाद कौन आता है? जहांगीर। अकबर के खुद के बेटे के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे। संध्या मैम वो हाई कोर्ट वाला वीडियो बनाया, उसमें आप देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल बताया हूँ। ऑडिटर की क्लास जी फुल सी जीवापो में मिलेगी। आगे बढ़े, थोड़ा ग्रेस्प करते चलना, ये मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आप पहले से पढ़े हुए हो, ये तो सब ऊपर से जा रहा होगा। जो पहले थोड़ा बहुत मीडियल हिस्ट्री पढ़ चुका है उनको समझ आ रहा होगा, नहीं तो मनी मन मेरे गाली बकरे हो गए, ठीक है। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, सलीम नाम था मेन, सलीम। जहांगीर की आत्मकथा तुझू के जहांगीरी। जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध रानी कौन थी? नूरजहां, ठीक है। क्या? नूरजहां, पूरे जहां की नूर हो बोले। उसका असली नाम मेहरुनिस्सा था, नूरजहां इसी ने बोला, ठीक है। थोड़ा ऐसे था, अब समझ जाओ कैसे था मेहरुनिस्सा, ठीक। ये बहुत पापड़ बेले इसको पाने के लिए, ठीक है।
नूरजहां को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले, किसने? जहांगीर ने। इसकी शादी पहले एक दूसरे से करवा दिया था अकबर, मालूम था ये बेटा इसका पढ़ाई लिखाई काम काज में ध्यान नहीं है, इधर ही सबको उपाधि देते फिर रहा है बोले। तो शादी बहुत प्रपंच है, इसको डिटेल वाले क्लास में बताया हूँ। नूरजहां के पिता कौन? गियास बेग, किसको इत्माद उद्दौला की उपाधि दी थी? किसकी? इत्माद उद्दौला की उपाधि। नूरजहां की एक और उपाधि है पशाह बेगम, ठीक है। जहांगीर के समय ब्रिटिश दूत कौन कौन से आए थे? कैप्टन हॉकिंस 1609 में और थॉमस रॉ 1615 में। जहांगीर का शासन कला के लिए प्रसिद्ध था, कौन सी कला के लिए? तो पेंटिंग के लिए। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मारा? गुरु अर्जुन देव को मारा। कारण क्या था? क्योंकि जहांगीर के बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और खुसरो जो था उत्तर भारत में जाके शरण लेने के लिए चले गया, पंजाब तरफ के राजाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, और उसी दौरान अर्जुन देव से उन्होंने क्या किया? आशीर्वाद मांगने के लिए गया, और उसी दौरान जहांगीर को लगा कि शायद गुरु अर्जुन देव उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और उसी वजह से इनकी हत्या कर दी गई। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो औरंगजेब ने की थी। खुसरो का विद्रोह जहांगीर काल में हुआ। नूरजहां का राजनीतिक समूह नूरजहां झूठा था, ठीक है, झूठा। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई कश्मीर में। उसका कब्र कहाँ है? लाहौर में ऊपर पढ़ाया था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज बेगम। मुमताज महल उसके नाम से क्या बनाया है? ताजमहल बना दिया। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। जहाँ का जन्म कब होता है? 1592 में, और दिल्ली में एक नया शहर बसाया था शाहजहानाबाद। लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। जामा मस्जिद भी किसने बनाया? शाहजहां ने। पीतमपुरा, देखो जामा मस्जिद बहुत सारे प्रकार की जामा मस्जिद है ना, बहुत अलग अलग जामा मस्जिद है। शाहनहर किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां की के जीते हुए उपाधि शाहजहां ही है, ये नाम इसका दूसरा था, ठीक है, खुर्रम नाम था उसका, उसको बाद में उपाधि मिलता है। बाद में सबसे महंगा हीरा कोहिनूर किसको मिला? शाहजहां को मिला था। और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब का फाइट चलता आगे चल के। शाहजहां को किसने कैद किया? औरंगजेब ने कैद कर लिया। बोले ताजमहल में इतना पैसा खर्चा कर दिए, बोले और कोई इसका दूसरा प्यार मोहब्बत ना हो जाए किसी से और फिर दूसरा ताजमहल मत बना दे। औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया और खुद शासन संभालने लग गया, ठीक है। ताजमहल में मुमताज, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ताजमहल में मुमताज के बगल में, ठीक है भाई। औरंगजेब का राज तिलक कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर। जजिया कर फिर से लागू कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दीन इलाही को समाप्त किया। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, बोले कोई गाना डांस नहीं होगा, कोई अल्कोहल नहीं पिएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या, वध को काट देना भाई, हत्या शब्द का इस्तेमाल करें, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की। औरंगजेब द्वारा बंद किए गए सती प्रथा निवारण कानून, नहीं बाद में क्या है ये छोड़ दो, जो नहीं समझ आता उसको छोड़ दिया करो, मैं भी छोड़ देता हूँ। शिवाजी औरंगजेब से भाग, कहाँ से भागे? आगरा से, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया। आगरा के ना जयपुर भवन में इसको कैद कर लिए थे, शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिए थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से बच के निकल गए। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, और इनकी मृत्यु हुई 1680 में। औरंगजेब का दक्षिण अभियान, डेक्कन कैंपेन बहुत लंबा चला, मराठों की वजह से ही काफ़ी लंबा अभियान चला, और उसी संधि समझौता करने के लिए शिवाजी राजी हुए थे और औरंगजेब के पास पहुंचे थे, लेकिन वाद विवाद हुआ और उनको कैद कर लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने विलय कर लिया। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार औरंगजेब के समय में हुआ, और यही अंतिम पावरफुल किंग था, सबसे शक्तिशाली राजा, अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछा जाए शक्तिशाली, औरंगजेब ही था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है अहमदनगर में। औरंगजेब के बाद ताज किसे मिला? बहादुर शाह को। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब करके कोड है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब,
फिर ये बी से जो है वो बहादुर शाह प्रथम ही है, ठीक है। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फौर से फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, ये सब लाइन से आपको नाम मिलेंगे, तो उस कोड को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, फिर जजिया कर बहादुर शाह ने समाप्त कर दिया था। और बहादुर शाह को क्या कहा जाता, शाह बहादुर। फर्रुख सियर ने किस कंपनी को व्यापारिक छूट दी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही वाद विवाद का कारण बन गया था, ठीक है, यही वाद विवाद का कारण बन गया आगे चल के। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन, मोहम्मद शाह रंगीला, ये इस रंगीला इसकी उपाधि है किसकी, मोहम्मद शाह की। घृणित कायर किसकी उपाधि है, फर्रुख सियर की, ठीक है। चलो, इसका शासन 1719 से 48 याद रख लेना। 1739 में भारत पर हमला किसने किया था, नादिर शाह ने। और ये मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन और उसमें लगा हुआ कोहिनूर को भी लेके चल दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का समय 1748 से 1767 है, ठीक है, भारत पे आक्रमण का समय। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हो जाती है और वही मराठों की शक्ति का चरम सीमा था, समझ लो, वहां से पतन होना चालू हो जाता है। शालम द्वितीय ने अलीगढ़ लड़ाई हारी, ओके। 1765 की इलाहाबाद संधि मुगल बादशाह शालम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाते संधि के तहत। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय इसको या बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 57 था। 1857 में जो क्रांति होती है उसमें फेल हो जाने के बाद बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, और उनके जो 4 बेटे थे उसको मार दिया जाता है, और वहीं से मुगल बादशाह समाप्त हो जाती है। इसके बाद कोई वंशज आप नहीं सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई वंशज नहीं है। मराठों के वंशज आपको देखने को मिल जाएंगे, शिवाजी के वंशज आपको देखने को मिल जाएंगे, बाजीराव मस्तानी वाला जो बाजीराव है उसके वंशज आपको देखने को मिल जाएंगे। मुगलों के वंशज नहीं मिलेंगे, क्यों, उनके 4 बेटों को मार दिया गया था, ठीक। तो 1857 की क्रांति नाम मात्र के कौन थे, बहादुर शाह जफर, जबकि दिल्ली में सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्त खां। अब ये बूढ़े हो चुके थे लेकिन बस मात्र चेहरा इनका आगे लाया गया था। मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हो जाता है। बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था, रंगून भेज दिया, बर्मा में है, म्यांमार, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। मुगल साम्राज्य की कुल अवधि 1526 में बाबर आता है और 1857 में ये खत्म होता है, तो ये कितना साल हो गया जी, 331 साल, लगभग 331 साल, क्लियर, ठीक है। तो वो जो एक बहुत ही फेमस शायरी है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए तो इंतजार में, ये बहादुर शाह जफर की शायरी है। चलिए, आज ये 200 करते हैं, बाकी को कल कर लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ करना।